दोस्तों सोचिए, देश के नेता प्रतिपक्ष को 6 घंटे तपती धूप में सड़क पर बैठना पड़े और वो भी सिर्फ एक एफआईआर के लिए। और यही नहीं दोस्तों, अभी आप और सोचिए, एक 19 साल के लड़के की आंख में 3 छर्रे धंसा दिए जाते हैं और इंसाफ मांगने के लिए उसे 15 दिन तक थाने की ठोकरें खाने पड़ती है। और यही नहीं दोस्तों, अभी आप और सोचिए कि सरकार का दावा है कि उस दिन किसी की हड्डी तक नहीं टूटी थी, जबकि पुलिस के अपने कागजों में 450 से ज़्यादा लोगों के घायल होने का जिक्र दर्ज है। आखिर सच क्या है दोस्तों? एफआईआर इतने दिनों तक अटकी क्यों रही है दोस्तों? और आखिरी फैसला किसके इशारे पर हुआ था दोस्तों? आज इस पूरी वीडियो में हम आपको एक एक पल, एक एक चीज को खोलकर आपके सामने रखने वाले हैं और ये मुद्दा आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हम उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसे ही सच की आवाज़ अमन को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए, ताकि हम हम सभी की आवाज़ इसी तरीके से उठा सकें। आइए देखते हैं यह पूरा मामला है क्या। लेडी हार्डिंग, ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं। 21 अगस्त की सुबह 11:30 बजे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक घायल युवक साहिल और उनके परिवार को साथ लेकर संसद मार्ग डीएसपी के दफ्तर पहुंचते हैं। उमस भरी दोस्तों गर्मी थी, सड़क पर वो बैठ जाते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं, जब तक एफआईआर नहीं होगी यहाँ से नहीं हटूंगा। 20 दिन लगे या 30 दिन लगे या फिर 6 महीना लगे, मैं अब यहीं बैठा रहूंगा। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। जरा इस पल को समझिए दोस्तों आप, ये किसी आम आदमी की बेबसी नहीं है दोस्तों, यह देश के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति का सड़क पर बैठना है, इसलिए सिर्फ क्योंकि वहां पे एफआईआर दर्ज हो जाए। अब दोस्तों, आप यहां पर ये सोचिए कि अगर व्यस्त नेता प्रतिपक्ष के सामने ही महीने भर अड़ी रह सकती है, तो सवाल उठता है कि बिना राजनीतिक रसूख वाला आम नागरिक इंसाफ के लिए कहां जाएगा दोस्तों? आप जरा हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा। 6 घंटे की जिद के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस झुक जाती है। शाम करीब 6:30 बजे अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्री एलओपी का, जिन्होंने मेरी 8 घंटे यहाँ बैठ के उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से इनकी टीम मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे दिन मेरे पास कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊँगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी। और यहाँ कहानी का एक बहुत अहम मोड़ भी आता है दोस्तों। जानकारी के दोस्तों मुताबिक इस एफआईआर की आखिरी मंजूरी किसी थानेदार या एसपी स्तर से नहीं, बल्कि गृह सचिव और गृह मंत्रालय से आती है, अमित शाह के दफ्तर से होकर आती है। सोचिए, एक साधारण सी लगने वाली एफआईआर का फैसला असल में गृह मंत्रालय के सबसे उच्च स्तर पर हो रहा था। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है, आखिर इसे इतने उच्च स्तर पर अटकाए रखने की जरूरत क्यों पड़ गई थी? जो पुलिस अफसर जमीन पर काम कर रहे थे, उनके पास खुद इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। वे बस इतना दोहरा रहे थे कि ऊपर से आदेश आया है। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये एफआईआर आखिर थी किस बात की और महीने भर अटकी क्यों रह गई थी? इसके लिए हमें 1 महीने पीछे चलना होगा दोस्त। दरअसल दोस्तों, 20 जुलाई को दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का शक्तिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान भारी हिंसा भड़क गई थी। आरोप है कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था, यानी वो हथियार जो छोटे धातु के छर्रे दागते हैं, जो शरीर में घुसकर स्थानीय नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों, इसी हिंसा में साहिल बुरी तरीके से घायल हुआ था। उसके शरीर में 200 से ज़्यादा छर्रे घुस गए थे। 3 छर्रे सीधे उसकी आंख में जा धंसे थे, जो सर्जरी होने के बाद भी महीने भर बाद भी वह उस आंख से नहीं देख पा रहा है। कुछ छर्रे तो दिल के इतने नज़दीक हैं कि उन्हें निकालना भी खतरा से खाली नहीं है। जिस इंसान की आंख की रोशनी चली गई हो, उसे इंसाफ के लिए पहले कदम पर इतना करना था कि बस यही करना था कि पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराना था।
मगर हुआ इसका पूरा का पूरा उल्टा। 14 अगस्त से साहिल और उनका परिवार शिकायत लेकर दर दर भटक रहा है। पहले कन्नट प्लेस थाने गए, वहां कहा गया कि केस संसद मार्ग का है। संसद मार्ग गए तो कहा गया कि इलाका कन्नट प्लेस का है। फिर क्राइम ब्रांच भेजा गया। यहाँ पर एक अफसर ने खुद फोन पर माफ़ी मांगते हुए कहा, मैडम हम यह शिकायत नहीं ले सकते हैं, आप कहीं और जाइए, हर जगह एक ही जवाब मिल रहा है, ऊपर से आदेश है, अभी FIR दर्ज नहीं हो सकती है। सर डीसीपी ऑफिस से जाएगी सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पहले बैठा ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। नमस्कार जी, कैसे हैं? नहीं, वो डीसीपी ऑफिस भेजा हमने। आइए डीसीपी ऑफिस भेजा है। हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं, ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी ऑफिस हमने ये पूछ रहे पुरानी कंप्लेंट की, वो मैंने बताया डीसीपी ऑफिस से सेम कंप्लेंट। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर दो, आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस जाइए। सर मैं रिश्यू कर रहा हूँ। ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ, ये जो इनकी आंख गई है इसके बारे में हम FIR मांगे और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। इट्स लीगल, ही इज रिक्वेस्टिंग एन FIR। No, he is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, भैया, very simple, you are not doing it? Okay, let's go. और दोस्तों ईमेल से भेजी गई शिकायत का भी कोई पावती नंबर तक नहीं मिला, जिससे साबित हो सके कि पुलिस तक बात पहुंची भी है या नहीं पहुंची है। कल राहुल गांधी को आज थाने के बाहर धरने पर बैठना ही पड़ जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं सबूत और आंकड़े की, जहां से ये विवाद और गहरा हो जाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजवी ने हाल में एक इंटरव्यू में दावा किया कि पुलिस कार्रवाई में किसी की मौत नहीं हुई है, किसी की हड्डी नहीं टूटी है और कोई भी प्रदर्शनकारी गंभीर चोट के साथ अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है। यह सरकार का पक्ष है दोस्तों, और निष्पक्षता के लिए इसे भी रखना हमें जरूरी लगता है कि सरकार का कहना है कि हिंसा की तस्वीर बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है और पुलिस ने संयम बरता था। आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? मगर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि दिल्ली पुलिस के अपने ही हलफनामे इस दावे से मेल नहीं खाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा एक हलफनामे में खुद पुलिस ने बताया कि उस दिन करीब 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। एक दूसरे हलफनामे में 240 प्रदर्शनकारी के घायल होने की बात कही गई थी। दोनों आंकड़े जोड़ें तो कुल घायलों की संख्या 450 के आसपास बैठती है। और दोस्तों एक छात्रा को तो हालात गंभीर होने पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वेंटिलेटर तक पर रखना पड़ा था। मार्च के दौरान भगदड़ जैसे हालात में फंसने से उसके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचना मुश्किल हो गया था। बाद में उसे वेंटिलेटर से हटाया गया और सेहत में सुधार की खबर आई है। तो सवाल यह है, अगर ये आंकड़े खुद पुलिस के हैं तो किसी की हड्डी नहीं टूटी वाला बयान किस आधार पर दिया गया था?
अब दोस्तों दिलचस्प यह भी है कि यह बयान सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार में भी AK-47 से गोली चलाने की घटना सामने आई थी और दोस्तों जिस पर मंत्री जी ने यह रुख अपनाया कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, मगर बाद में सीवान और भोजपुर के SP का तबादला हुआ और गोली चलाने वाले कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है, जो यह सवाल खड़ा करता है कि अगर वाकई कुछ गलत नहीं हुआ था तो यह कार्रवाई किसके लिए थी भैया। हम आते हैं पायलट गन के सबूत वाले विवाद पर। तृणमूल सांसद साकेत गोखले ने दिल्ली के 4 बड़े अस्पताल से RTI के जरिए यह जानकारी मांगी कि पायलट गन से कितने लोग घायल हुए हैं। 2 अस्पताल ने जवाब दिया। करीब 10 लोग के घायल होने की बात सामने आई, मगर एम्स ने यह कहकर जवाब देने से इनकार कर दिया कि इससे मरीज की पहचान उजागर हो जाएगी। यह तर्क कमजोर दिखता नहीं है आपको, क्योंकि सिर्फ संख्या पूछी गई थी, नाम या पता नहीं पूछा गया था सर। तो केवल एक आंकड़ा बताने से किसी की पहचान कैसे उजागर हो सकती है भैया जी? इसका स्पष्ट जवाब स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहिए। और दोस्तों इसी बीच 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बना दी गई है, जिसमें 3 पूर्व जज भी शामिल हैं। और दोस्तों यह कमेटी 20 जुलाई की हिंसा और पायलट गन के इस्तेमाल दोनों की जांच करेगी। तर्क भी सामने आता है जिसे निष्पक्षता से समझना बड़ा जरूरी है। रविशंकर प्रसाद और JP नड्डा का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले से जांच कमेटी बना चुकी है तो राहुल गांधी का थाने के बाहर धरना देना सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति है। उनका तर्क है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो फिर कैमरे के सामने बैठकर नेता प्रतिपक्ष को क्या साबित करना है। और दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि यह तर्क सुनने में बड़ा वाजिब लगता है, मगर इसमें एक पेच फंसता है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी हिंसा की सामग्री जांच करेगी, यह अपनी जगह सही प्रक्रिया है, मगर दोस्तों साहिल का मामला इससे अलग है। वह अपने ऊपर हुए हमला की एक व्यक्तिगत कानूनी FIR दर्ज कराना चाहता है, जो हर पीड़ित का बुनियादी अधिकार है और जिसके बिना उसका मेडिकल लीगल केस आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी कमेटी की जांच और व्यक्तिगत FIR ये दोनों अलग अलग कानूनी प्रक्रिया है और एक के होने से दूसरे की ज़रूरत दोस्तों ख़त्म भी नहीं हो जाती है। मैं आपको यह भी बता रहा हूँ